हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और केस स्टडी सीरीज़ का जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का लास्ट सेशन है। उसके बाद बच्चों सिर्फ चैप्टर 8 बचा है, जो कि है कंट्रोलिंग। तो आप ये देखो, धीरे धीरे करके आप कितने करीब आ गए हैं अपनी मंजिल के, चीज़ों को समझने आ गया है ना। चलिए, इस पर एक लाइन आ रही है जो मैं बोलती हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इसी तरीके से कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है आज नहीं समझ में आ रहा तो कल नहीं आएगा। अपनी कोशिशें मत छोड़िए, कोशिश करते रहिए। एक ना एक दिन आपको भी आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन दी फॉलोइंग केसेस। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर किसी पॉइंट्स में एक नया केस है। उस केस को रीड कर कर आपको बताना है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में से कौन सा यहाँ इंसेंटिव एग्जिस्ट करता है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें बच्चों। चलिए पहला करते हैं। एक लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने सेटअप किया है सजेशन बॉक्स सिस्टम। ठीक है, सजेशन बॉक्स सिस्टम है जो किसके लिए होता है? एम्प्लॉयज़ की सजेशन लेने के लिए। इन ऑर्डर टू इन्वॉल्व इट्स एम्प्लॉय, क्यों किया है भाई? कि वो एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर सके। और ये जो एक्सरसाइज है, मतलब जो ये प्रैक्टिस वो लेकर आना चाह रही है कि भाई सजेशन बॉक्स रखना चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, कि उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या सजेशंस हैं, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये जो प्रैक्टिस है वो अलाउ है ओनली टू दी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, रिजल्ट ये रहा, जब उन्होंने ये स्कीम इम्प्लीमेंट की तो रिजल्ट ये रहा कि एम्प्लॉय का जो इन्वॉल्वमेंट था ना, वो बढ़ता चला गया ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ में। इसका मतलब जब आपने इस स्टेप को लिया कि भाई हम उनकी सजेशंस को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट है उसको इंक्रीज़ करेंगे, कि उनके व्यूज़ क्या हैं उसको भी एक्सचेंज करना चाहिए, उनके आइडियाज़ को जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक मतलब एक तरीके से नया इनिशिएटिव है जो कंपनी के थ्रू लिया गया और रिजल्ट भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो आप बताइए, यहाँ जो इंसेंटिव नॉन मॉनेटरी टर्म्स में दिया जा रहा है वो क्या है भाई? एक अगर मैं पूरा पढ़ूँ ना तो इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई एम्प्लॉय का इंगेजमेंट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय को आगे इनिशिएट लेने के लिए, मतलब कहते हैं ना, उनको आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे बढ़िए, अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। मतलब बात तो यहाँ एम्प्लॉय की हो रही है सिर्फ, ये तो समझ में आ गया। और किस बात पर हो रही है? कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाए, मतलब पार्टिसिपेशन करने पर जोर दिया जा रहा है। कि कोई भी अगर डिस्कशन हो रहा है तो भाई आप अपने सजेशंस दीजिए, अपने व्यूज़ या आइडियाज़ को शेयर कीजिए। तो यहाँ एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी बोल सकते हैं और एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी बोल सकते हैं। ये हो गया। दूसरा देखते हैं, कंपनी हैज़ गिवन मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम। किनको दे रही है भाई? एम्प्लॉयज़ को। विद एन अश्योरेंस ऑफ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैम, मतलब जो एक कंपनी है वो उनको प्रॉपर तरीके से फ्रीडम दे रही है अपने अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है। दे विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन अ डिसीजन मेकिंग, और ये भी कह रही है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ तो सिर्फ सजेशन ले रहे थे और यहाँ क्या किया? ऑटोनॉमी दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया। और इस दोनों चीज़ों की वजह से एम्प्लॉय ये फील करते हैं कि उनका काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई उन्हें ऐसा फील होता है ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेट्स हैं। तो ये इस तरीके से कि भाई फ्रीडम है, आप कैसे भी डिसीज़न ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में भी वही इन्वॉल्व कर रहे हो, और उससे उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो ये पॉजिटिव आउटकम है उनकी, एक इमोशनली आप कहते हैं ना उनको सेटिस्फाई करना, कि स्किल स्टेप हो रहे हैं, जो टैलेंट है एम्प्लॉयज़ का वो बूस्ट कर रहा है, और इन दोनों चीज़ों से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है। किसी भी चीज़ को करने के लिए कहते हैं ना पहले कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं तब रिजल्ट आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने भी एम्प्लॉयज़ की जो एक कहते हैं ना कमी है या कमज़ोर कड़ी है उसको पकड़ा, कि भाई उन्हें क्या चाहिए, कि आप उन्हें थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करें, उनसे डिस्कशन करें। तो यही किया, थोड़ी सी फ्रीडम प्लस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों चीज़ों की वजह से वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने काम को करते गए और ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ का बेनिफिट लेता गया। यहाँ आपको पावर, फ्रीडम
और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, मतलब एम्प्लॉय को कहीं सारी चीज़ों से सशक्तिकरण किया जा रहा है। तो यहाँ आएगा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब ये है जहाँ चीज़ों के लिए फ्रीडम और डिसीज़न लेने का राइट दिया जा रहा है। तो बच्चों ये दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ, बात तो यहाँ एम्प्लॉय की हो रही है लेकिन किसकी, एम्पावरमेंट की। ये एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट करके उनसे काम करा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, स्टेप अप एक लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक मेकर है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं अपनी वर्क प्लेस पर जहाँ काम की जगह है एम्प्लॉयज़ के लिए, कि ताकि वो काम को और अच्छे से कर सकें, मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट किए हैं। आगे दे विल बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। और आउटकम ये हुआ है कि उनका मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है एट दी प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ बात हुई, पहली चीज़ मुझे नज़र आई जो चेंजेस किए वो किसके टर्म्स में नज़र आए, कि भाई पर्सनल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना एम्प्लॉयज़ को, यही तो नज़र आया। स्टेप लिए गए हैं, ठीक है, स्टेप से मोटिवेशन बढ़ा, लेकिन क्या स्टेप लिया, ये लिया कि पर्सनल ग्रोथ के लिए हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, अब खुद को वो डेवलप कर सकें, नए नए स्किल सीख सकें, नई नई चीज़ें सीख सकें। और जहाँ आप अपनी जॉब में रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और जब आपको नई नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ग्रोथ में आपकी हेल्प की जा रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, जॉब इनरिचमेंट। जो काम आपको दिया जा रहा है उसमें डेली नए नए चैलेंजिंग और आपको अपडेट करने के लिए, नए नए स्किल सिखाने के लिए टास्क को बढ़ाया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट, ताकि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकें। क्योंकि अगर आप एक कंपनी से हटकर दूसरी कंपनी में भी जाते हैं तो वो स्किल्स काम आएंगे। तो आपकी पर्सनल ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आप अपनी जॉब में इनरिच करके कर सकते हैं। अब ये देखो नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो भी अरेंजमेंट कर रही है किसके लिए, कि वो एक स्किल्स को डेवलप कर पाए, मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का उसका प्लान है, ठीक है। दे हैव चॉक आउट अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी, उन्होंने इसी जो एक प्रोग्राम अरेंज कराया है स्किल डेवलपमेंट का, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि वो एक अच्छी प्रमोशन पॉलिसी भी लेकर आएंगे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी एम्प्लॉयज़ के लिए। पहली चीज़ प्लान ये था स्किल्स को डेवलप करना है। इस प्रोग्राम के अंदर में एक अनाउंसमेंट की गई, वो अनाउंसमेंट क्या थी कि प्रमोशन पॉलिसीज़ हम इतनी अच्छी कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे कि एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ हो सके, उन्हें कहीं सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो अपॉर्चुनिटी मिल सकें ये रिजल्ट होगा। आपने क्या स्टेप लिया कि उसमें एक अनाउंसमेंट की प्रमोशन पॉलिसी को इम्प्रूव करने की। तो मतलब पहला फोकस जो है, जो स्टेप लिया गया है वो है प्रमोशन पॉलिसी में आने वाला इम्प्रूवमेंट। तो प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है, प्रमोट करती है एक जॉब से वर्टिकल जॉब तक प्लेसमेंट लेना, हायर रैंक जॉब पर जाना, इसका मतलब करियर को एडवांस करना। तो जो यहाँ करियर एडवांसमेंट मेथड है उसको अपनाया गया है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो ये हो गए आपके चार, देखो करियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, एम्पावरमेंट और पार्टिसिपेशन। इसी के साथ चलते हैं अपने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओह भाई ये क्वेश्चन है कितना छोटा, लकीली तुम लोगों को बहुत छोटा क्वेश्चन मिल गया है। देखो अब इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आइडेंटिफाई कीजिए प्रोसेस, जो यहाँ इंडिकेट कर रहा है प्रोसेस बताना है। एक प्रोसेस का नाम, कौन सा प्रोसेस है भाई, पढ़ लेते हैं। ग्रुप इन अ वेल स्टैब्लिश कंपनी, एक काफ़ी अच्छी स्टैब्लिश कंपनी है जिसमें एक ग्रुप है जो गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस इधर आ गया जो पूछ रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़। आप बोल रहे हैं अपने व्यूज़ रख रहे हैं, सामने वाला भी अपना व्यूज़ रख रहा है डिफरेंट इश्यूज़ पर, ठीक है, और कनेक्ट कर रहे हैं प्रॉपर फंक्शनिंग और डिफरेंट ऑपरेशन इन दी कंपनी। कंपनी में जो अलग अलग काम होते हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, उन इश्यूज़ पर दो लोग आपस में एक दूसरे से अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस ही तो बनाना है। प्रोसेस चला किसका, एक्सचेंज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड आइडिया। मैंने अपनी बात बोली, आप अपनी बात बोलो, किसी पर्टिकुलर इशू पर जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है उनके ऑपरेशंस में। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ, ठीक है, होल ग्रुप, पूरा ग्रुप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर भी आ गया कि क्या टाइम होना चाहिए, क्या डिलीवरी होनी चाहिए। तो भाई अगर प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रोसेस ऊपर लिखा है, प्रोसेस एक ऐसा है एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड द व्यूज़। और जब आइडियाज़ या व्यूज़ को एक्सचेंज करने की बात होती है इसका मतलब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई चीज़ अपनी बोल रहे हैं, सामने वाला अपनी बता रहा है अपने व्यूज़, इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को बच्चों कम्युनिकेशन। तो यहाँ जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है वो है कम्युनिकेशन।
जहाँ भी एक कीवर्ड आएगा ना, याद रखिएगा, एक्सचेंज ऑफ कॉन्सेप्ट एंड दी आइडियाज़, वहाँ कम्युनिकेशन लिख देना है भाई, बिना सोचे समझे। अब आगे देखो, इसमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग केसेस, ये सारे केसेस हैं, ठीक है। क्या पता करें, वेरियस एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, और कुछ नहीं है, ये केसेस हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि किसके हैं, कम्युनिकेशन के, उनको हाईलाइट किया गया है, तो आपको वन बाय वन उन्हें पता करना है। कम्युनिकेशन प्रोसेस बच्चों आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज़, मैसेज, एनकोडिंग, डिकोडिंग सब पढ़ाया है। इसी प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जिसको आपको हर केस को पढ़कर बताना है, ठीक है। समझ में आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट एक्स है जिसने सेंट एन एनकोडेड मैसेज टू दी डिपार्टमेंट बाय, एनकोडेड मतलब चाहे वो किस में भी हो सकता है, वॉइस मेल हो सकता है, रिटन मेल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या आपने मैनुअली मतलब रिटन लिखा या ओरली कुछ भी, तो एनकोड कर चुके हैं, एनकोडेड मतलब एनकोड हो चुका है, तो एनकोडिंग तो नहीं है। जो मैसेज है उसको डिपार्टमेंट बाय को भेजा है, मतलब मैसेज लिख चुका है, एनकोडिंग का काम ख़त्म हो गया है। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो अब आप बताइए यहाँ इंटरनेट का क्या रोल हुआ उस प्रोसेस में, इंटरनेट क्या है, मैसेज ऑलरेडी एनकोडेड है, तैयार है भेजने के लिए, और भेजा भी जा चुका है, और जब हम भेज देते हैं मैसेज को वो भी इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट क्या हुआ, एक माध्यम हुआ जिसको हमने अपनाया अपने मैसेज को सामने वाले को भेजने के लिए, तो माध्यम हुआ। इसका मतलब क्या है भाई, मीडियम, ये क्या हो गया, एक मीडियम, माध्यम। तो इंटरनेट का अगर रोल पूछ रहे हैं तो इंटरनेट एक मीडियम है, और माध्यम क्या है, मीडिया। क्या हो गया, इंटरनेट एक माध्यम है जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं, एक साधन, और साधन को भाई मीडिया भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, अतुल इज मेकिंग जेस्टर्स, जेस्टर्स क्या होते हैं, इशारे, बॉडी पोस्चर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं यूं मुँह बनाऊँ या हंसूँ, ये जेस्टर है, सैड हो जाऊँ, ये भी जेस्टर है। तो अतुल क्या है, किसी को अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ जेस्टर बना रहा है, ताकि जो उसकी बात है वो कन्वे कर सके रमन को। तो भाई यहाँ जो अतुल कर रहा है वो क्या कर रहा है, अगर आप देखते हो जैसे आपके टीचर हैं, आप बच्चे कहीं सारे शोर कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है वो डांटती नहीं है, लेकिन उनका जेस्टर काफ़ी है। अब वो इस तरीके से उन्होंने बोला, आंखें बड़ी कर ली, ये एक जेस्टर है कि भाई उनकी आईज जो वो बड़ी कर रही हैं वो आपको एक तरीके से डराने के लिए, एक बताने के लिए कि शांत हो जाओ, तो ये जेस्टर उस बात को कम्युनिकेट कर रहा है। ऐसे ही अतुल यहाँ जेस्टर कर रहा है, कुछ इशारे दे रहा है, ताकि वो जो उस इशारे से जो मैसेज है वो राहुल रमन को बता सके। तो भाई अतुल यहाँ क्या कर रहा है, क्या उसने उस मैसेज को दे दिया उसे, यहाँ कहीं भी लिखा है कि अतुल हैज सेंड द मैसेज, नहीं, किसी भी फॉर्म में नहीं। यहाँ मैसेज अभी रिसीवर को नहीं मिला है, और ना ही मैसेज किसी मीडिया के थ्रू भेजा गया है, यहाँ मैसेज अभी तैयार हो रहा है। और जब आप किसी भी फॉर्म में मैसेज को, जो आपके थॉट हैं उनको सामने वाले को बताने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। यहाँ वो लिखा हुआ है बच्चों मेकिंग जेस्टर, ना कि वो डायरेक्टली बोल रहा है, मेकिंग मतलब इस प्रोसेस में है। तीसरा देखो, रमन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज। अब भाई रमन को हो सकता है वो मैसेज रिसीव हो गया हो, अब वो ये कोशिश कर रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है आखिर जो अतुल ने भेजा है। उसके जेस्टर्स को पढ़ा और उसके बाद ये देखा ये क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई ये बोल रहा है कि ऐसे बोला, तो भाई क्या इशारा दे रहा है कि मतलब ये ओके फाइन, क्या पास हुआ फेल हुआ, किसका इशारा है। अब वो ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे मैसेज तो मिल गया जेस्टर के थ्रू। अब आप बताइए रमन यहाँ क्या कर रहा है, रमन यहाँ समझने की कोशिश कर रहा है। वो रिसीवर है, उसको मैसेज रिसीव हो गया। अब रिसीव होने के बाद एक इंसान ये समझने की कोशिश करता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों डिकोडिंग। जब एक सेंडर के थ्रू एनकोडिंग होती है तो रिसीवर के थ्रू डिकोडिंग होती है उस मैसेज को समझने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब रमेश ने फ़ोन पिकअप कर लिया और उसे एक मैसेज मिला उस पर फ़ोन पर ही, और उस मैसेज को उसने रीड भी किया। अब आप बताइए रमेश ने यहाँ क्या किया। जैसे मैंने अपना फ़ोन उठाया, भाई फ़ोन रिंग कर रहा है, तो मैंने फ़ोन को उठाया और देखा कि फ़ोन कट हो गया, लेकिन उस पर एक मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज को मैंने रीड भी कर लिया। अब रीड करने के बाद मैंने क्या किया, रीड कर लिया, रीड कर नहीं रही हूँ, समझ नहीं रही हूँ कि क्या भेजा है, रीड कर लिया। तो यहाँ क्या हुआ है, रिसीविंग हो रही है, क्योंकि मैसेज ऑलरेडी लिखकर आ चुका है, एनकोडिंग ख़त्म हो गई, मैसेज आपको रिसीव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसे रीड भी कर लिया। तो बच्चों इसे बोलेंगे रिसीविंग। यहाँ जो प्रोसेस है वो क्या है, रिसीविंग। ठीक है, आगे देखो,
मिस्टर सूरज जो सीनियर मैनेजर हैं वो इन्फॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम को। जैसे कोई भी मैनेजर होता है वो अपनी टीम को भाई इन्फॉर्म करता है अगर कोई नए चेंजेस आते हैं कन्वेंशन के लिए जो एक दिन बाद है, और उन्हें एक कॉमन मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो कन्वेंशन होने वाली है ना उसकी क्या टाइमिंग होगी, क्या वेन्यू होगी। तो मिस्टर सूरज यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ। जैसे मान लीजिए यहाँ मिस्टर सूरज है जो सीईओ है, ठीक है, अगर वो अपनी जो टीम है जो सामने बैठी है एम्प्लॉयज़ की उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी प्रोग्राम के बारे में जो कि होने वाला है एक दिन बाद, कि उसका टाइम उसका वेन्यू क्या रहेगा, तो ये क्या है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को भेज रहे हो। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ मिस्टर सूरज कौन हो गए, सेंडर। कौन हो गए मिस्टर सूरज, सेंडर। तो यहाँ जो पूछा जा रहा था क्या रोल है, तो वो एक सेंडर है कि जो अपनी इन्फॉर्मेशन को सामने वाले को दे रहे हैं। अब देखो लास्ट वाला, रमित ने ट्राई किया कई बार बट उसकी जो मॉम है ना वो अनेबल है सुनने के लिए। वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी माँ सुन रही हैं कि वो क्या कह रहा है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं सुन पा रही हैं, बिकॉज ऑफ फॉल्टी टेलीफोन कनेक्शन, कि भाई जो टेलीफोन का कनेक्शन है ना वो सही नहीं आ रहा है, बार बार टेक्निकल एरर आ रही है। इस वजह से वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनकी माँ उस बात को नहीं सुन पा रही हैं। तो यहाँ इस फॉल्टी कनेक्शन को क्या बोलते हैं, जब आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अपनी बात को कहना चाह रहे हो, सामने वाला आपकी बात को उस तरीके से नहीं समझ रहा है या आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, कुछ एरर आ रहा है, मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये एरर्स हैं। इनको बोलते हैं नॉइज़, मतलब एक बैरियर जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली होने नहीं देता है। तो यहाँ जो फॉल्टी टेलीफोन कनेक्शन हुआ वो यहाँ क्या हुआ बच्चों, नॉइज़, जो एक बैरियर का काम कर रहा है यहाँ, ठीक है। अब चल देखो कितना इजी था ये, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है ना। आगे देखो, इसमें वही देख लो, बात आ गई बैरियर की, टाइप्स ऑफ बैरियर आ गए भाई। इसके आगे क्या कह रहे हैं ये, सुहासिनी एक बैरियर आपको पढ़ाए ना कम्युनिकेशन के, उन्हीं की बात हो रही है, वो आपको पता करना है। सुहासिनी एक हायर लेवल मैनेजर है, ठीक है, हायर लेवल मैनेजर है मतलब टॉप लेवल है। शी इज़ कंसर्न अबाउट द कंडीशन ऑफ वर्कर, यहाँ पहली चीज़ इसको हाईलाइट कर लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहती हैं अबाउट द वर्कर की कंडीशन के लिए जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। हर साल वो मैसेज भेजती हैं, ग्रीटिंग्स भी उनको मदद करने के लिए, वो उनके सजेशंस भी लेती है। मतलब एक टॉप लेवल मैनेजर है जो एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रखती है, उनको मैसेज भेजना, उनकी केयर करना, उनकी मदद करना, उनके सजेशंस लेना, और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है फ्रॉम दियर साइड। मतलब उनके सजेशंस भी ले रही हैं, इतना सब करने के बाद भी सामने वाले की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक दिन क्या हुआ, जब वो पर्सनली उनसे मिलने गई कि भाई ऐसा क्या है कि मैं अपनी साइड से 101% दे रही हूँ बट आप नहीं दे रहे हैं, तो वो उनसे मिलने गई और उन्होंने ये पाया कि वो उनके अगेंस्ट थे, इसीलिए ऐसा करते थे, और कुड नॉट अंडरस्टैंड हर मैसेज, और जो वो हमेशा कहती थी ना उसको वो समझ नहीं पाते थे। तो भाई ऐसा क्या था, जब वो इतना सब कुछ कर रही हैं और आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं, तब उन्हें पता चला, जब उनसे मिलने गई ना तब उन्हें पता चला कि वो उनके अगेंस्ट थे क्योंकि वो उनका मैसेज नहीं समझ पाते थे। तो उन्होंने अब रियलाइज़ किया कि ऐसा क्यों था कि जो भी मैं बोलती थी, जो भी करने की कोशिश करती थी, अपनी बात बताने की कोशिश करती थी, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। रीज़न क्या था, क्या बैरियर था, रीज़न ये था ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वेरियस लेवल। एम्प्लॉयज़ उस मैसेज को समझ नहीं पाता था क्योंकि मैसेज हैज़ टू गो थ्रू दैट इज़ यूज टू गेट ऑल्टर। मतलब जो रीज़न है ना वो ये है, जो मैसेज ना समझने का मतलब बैरियर का जो काम कर रहा है बच्चों, वो सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ, किसकी वजह से, वेरियस लेवल। मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे लेवल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू मैसेज अगर जाता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो बदल जाता है, ऑल्टर हो जाता है। मतलब जो ये वाला पर्सन बात कहना चाह रहा है, यहाँ तक जाते जाते, इतने लेवल्स को क्रॉस करते करते वो मैसेज कुछ का कुछ बन जाता था। इसीलिए एम्प्लॉयज़ उनकी बात को समझ नहीं पाते थे और उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो यहाँ ऐसा कौन सा बैरियर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यहाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले इतने सारे लेवल वो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये लेवल कम होते तो शायद उनका मैसेज उनके थ्रू ईजिली पहुँच जाता और सही सेंस में जाता। तो यहाँ प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के बैरियस लेवल्स की, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ ठीक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो,
इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मैनी ब्रांचेस, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सिटी में कई सारी ब्रांचेज हैं, एम्प्लॉयज़ लेकिन लीस्ट कंसर्न रहते हैं, बहुत ही कम कंसर्न रहते हैं अबाउट मेकिंग एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम दियर साइड विद इमीडिएट बॉस। क्या बोल रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिटी में कई सारी ब्रांचेज हैं उसकी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ कम कंसर्न रहते हैं, क्यों, कम्युनिकेट करने में अपनी बात को, किनसे, अपने बॉस से, इमीडिएट बॉस, जैसे मैं अभी काम कर रही हूँ, मेरे से ऊपर जस्ट मेरे सुपीरियर हैं, उनसे वो कम्युनिकेट नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्योंकि कई बार एम्प्लॉयज़ उनके पास गए हैं गिविंग इट अ प्रॉफिट बट दे वर नॉट गिवन प्रॉपर इंसेंटिव। इसका मतलब क्या है, मैनी टाइम्स, मतलब कई बार एम्प्लॉयज़ केम आउट विथ समथिंग यूज़फुल, उन्होंने कुछ अच्छा किया है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, लेकिन तब भी जो प्रॉफिट दे सकती है, मतलब एक तरीके से इसमें ये कह रहे हैं जो एक एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से बात नहीं करता है, कम्युनिकेशन से बचता है। ऐसा क्यों करता है भाई, कहाँ बैरियर है, बैरियर ये है कि एक जब भी एम्प्लॉयज़ कुछ अच्छा करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल हो सकता है, उनको प्रॉफिट दे सकता है, तो उनको प्रॉपर इंसेंटिव तब भी नहीं दिया जाता है। और जहाँ इंसेंटिव नहीं दिया रहा मतलब मोटिवेट नहीं किया जा रहा है कि भाई दोबारा भी वो इस तरीके से कर सकें। एक इंसान अच्छा कर रहा है आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, लेकिन आप बदले में ना तो उसे अप्रिशिएट करते, ना रिकॉग्नाइज करते, ना कोई इंसेंटिव देते, तो भाई वो डीमोटिवेट होगा, वो आगे से ऐसे एफर्ट क्यों करेगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि अब वो डीमोटिवेट हो गए हैं। तो अब आप बताइए यहाँ कौन सा बैरियर है, ऐसा कौन सा बैरियर है जो वो बात भी नहीं करते अपने सुपीरियर से, और दूसरी चीज़ अच्छे एफर्ट्स भी नहीं देते हैं, क्योंकि बार बार अच्छे एफर्ट्स देने पर जो अच्छे रिजल्ट हो सकते थे तब भी उनको इंसेंटिव नहीं दिया गया, उन्हें मोटिवेट नहीं किया गया। तो यहाँ जो बैरियर है ना कम्युनिकेशन ना करने का, वो क्या है, ये पर्सनल लेवल पर है कि जैसे कहते हैं ना टीचर ने डांट दिया तो भाई आपको हर्ट हो गया, अब आप कहते हो कि उस टीचर से मुझे बात नहीं करनी है, तो भाई ये क्या है, एक तरीके से पर्सनली एक बैरियर क्रिएट कर लिया आपने खुद से। तो यहाँ बच्चों जो होगा वो होगा पर्सनल बैरियर। अब ये देखो भाई, सुरेश इज़ अ वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी, बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। ही इज़ हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कौन है भाई, वो हेड हैं। However, he is unable to discuss anything related to his project with one of the employee named रमेश। सुरेश एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं, लेकिन वो फिर भी अनेबल हैं, मतलब नहीं कर पा रहे डिस्कस। अब यहाँ क्या बैरियर है डिस्कस ना करने का, कुछ भी अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने एक एम्प्लॉय से जिसका नाम क्या है रमेश, वो एक एज अ मैनेजर है जो उनका एम्प्लॉय है, उससे उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी लेकिन वो नहीं कर पाए। अब यहाँ कौन सा बैरियर क्रिएट हुआ, देखो बैरियर, रीज़न क्या था, लैक ऑफ फेथ ही हैज़ इन हिम, क्योंकि उनको उस इंसान में एम्प्लॉयज़ में विश्वास नहीं था, उन्हें ये लग रहा था कि ये विश्वास के योग्य नहीं है, इसकी वजह से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी दोनों में क्रिएट हो गई। एक मैनेजर है जो अपने सबऑर्डिनेट से अपने प्लान के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा है लेकिन वो डिस्कशन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैनेजर को कि ये विश्वास के लायक नहीं है, ट्रस्टवर्थी नहीं है, इस वजह से लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो जहाँ आपस में ट्रस्ट नहीं है, डिस्ट्रस्ट अराइज हो रहा है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यहाँ ऐसा कौन सा बैरियर है जो यहाँ एग्जिस्ट करता है, बताओ। यहाँ बच्चों पर्सनल बैरियर नहीं है कि डिस्ट्रस्ट होना ही पर्सनल नहीं है, ये एक बात है कि आपने किसी से बिना बात किए हुए, बिना उसको अंडरस्टैंड किए हुए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है, जब आप सामने वाले के लिए चीज़ें आप खुद से अज्यूम कर लेते हैं, मतलब आपका साइकोलॉजिकल कुछ एरर है, आपकी साइकोलॉजी ऐसी है, कुछ ऐसा अप्रोच रखते हैं जिसमें सामने वाले के किसी एक एक्शन से आप उसको जज करने लगते हैं। ये यहाँ यही तो हुआ, जब रमेश से वो बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है ट्रस्ट बढ़ती नहीं है, भाई इसके लिए आप कम्युनिकेट तो करो एटलीस्ट, बट आपने उसके लिए एक फैक्ट बना लिया अपने दिमाग में, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल एरर। तो आपकी साइकोलॉजिकली एरर है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, साइकोलॉजिकल बैरियर। अब आगे देखो, मिस्टर आदित्य हु वॉज द डिविजनल हेड, ये डिविजनल हेड है बैंक के, टोल्ड, उन्होंने अपने एक सबऑर्डिनेट है उससे बोला कि काम करो ब्रांच से कैश कलेक्ट कर लेना, बैंक के मैनेजर हैं तो उन्होंने ये बोला जो उनका एम्प्लॉय है कि भाई एक काम करना तुम ब्रांच से कैश कलेक्ट कर लेना। एम्प्लॉय नया था जिससे बोला न्यू, और उसने क्या किया, सारा ही कैश लेकर वो अपने घर पर ले गया और फिर घर से ब्रिंग इट नेक्स्ट डे ब्रांच लेकर आया। अब जैसे भाई आपके मैनेजर हैं अगर बैंक में काम करते हैं
तो वो मैनेजर बोल रहे हैं कि सारा जो कैश है ना उसे ब्रांच से कलेक्ट कर लो, लेकिन उसे ये थोड़ी है कि कलेक्ट करके अपने घर पर ले जाओ। वो नया था, उसे नहीं पता था भाई क्या करना, उसने कलेक्ट किया और अपने घर ले गया और घर से फिर नेक्स्ट डे लेकर आ गया। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जब मिस्टर आदित्य को ये चीज़ें पता चली, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए, एंग्री। ही एक्चुअली वॉन्टेड हिम, वो ये चाहते थे उससे कि भाई उस कैश को कलेक्ट कर ले, लेकिन उसे दूसरे ब्रांच में डिपॉजिट करना था, ना कि घर पे लेके आना था। तो सेम डे ये सारी चीज़ें हुई। अब आप बताइए ऐसा क्यों था? क्योंकि वो एम्प्लॉय नया था, इन सारी चीज़ों को लेकर अनअवेयर था। तो यहाँ कौन सा बैरियर क्रिएट हुआ? तो इस तरीके से क्या हुआ, जब उनसे बोला गया कि कैश कलेक्ट कर लो ब्रांच से, उसने कलेक्ट करके सारा अपने घर पे ले गया और नेक्स्ट डे उसे ब्रांच में ले आया। बल्कि क्या था, उसको ये समझना चाहिए था कि ब्रांच से कैश कलेक्ट कर लो, और उनकी गलती ये थी कि उन्होंने पूरा नहीं बोला, क्योंकि वो नया था, वो समझ नहीं पाया और उन्हीं वर्ड्स के बेसिस पर कलेक्ट करके ले आया, बल्कि उसे दूसरे ब्रांच में भेजना था। तो यहाँ जो बैरियर क्रिएट हुआ ना, वो वर्ड्स की वजह से हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ कलेक्ट दी कैश, कलेक्ट कर लिया, आगे आपने बोला ही नहीं। तो जो बैरियर यहाँ क्रिएट हो रहा है वो है सेमेंटिक बैरियर। तो बच्चों इसका आंसर होगा, जो भी आपके वर्ड्स की वजह से या मीनिंग की वजह से जो बैरियर क्रिएट होते हैं उन्हें बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। और ठीक है, आज हमने कई सारे बैरियर्स पढ़े और कम्युनिकेशन को भी रीड आउट किया। कम्युनिकेशन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसका केस स्टडी क्वेश्चन आ गया ना, तो भाई पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा केस स्टडी चैप्टर 7 का समापन हुआ। अब आपका बचा है चैप्टर 8 जो है कंट्रोलिंग। उसकी केस स्टडी सीरीज स्टार्ट करते हैं कल से। जब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।